हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको यूनिट 3 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इको 6 का, जो कि है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन। और ये एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो ये यूनिट ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूरे के पूरे यूनिट का आंसर है। ठीक है ना। कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, ये आपको अलग से पूछा जा सकता है, बट ये हम इसी टॉपिक में करने वाले हैं। राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अगर चाहिए, आपको मिलनी चाहिए, तो फिर आपको हमारे चैनल को क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको दबाना है। राइट, बेल आइकन जैसे ही आप दबाएंगे, आपके पास जो है नोटिफिकेशन मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है ना। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। राइट, सबसे पहला पॉइंट है प्रिमिटिव सोसाइटी। देख लेते हैं। From the study of history, we learn that the present-day economic system had not existed in the ancient and medieval periods. The sequential order in which the economic systems have either evolved or have set up as follows. तो ये बात बोली जा रही है कि एंशियंट टाइम में अगर बात की जाए तो जब से हमारा इतिहास शुरू हुआ है, तब से ऐसा नहीं था कि जिस सिस्टम में हम अभी जी रहे हैं उसी सिस्टम में जो है पहले के ज़माने के जो लोग थे वो भी उसी सिस्टम में जिया करते थे। उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। राइट, तो वो क्या क्या था, वो सारी चीज़ें प्लस अभी जो चीज़ें चल रही हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके करने वाले हैं सीक्वेंशियली, एक ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिमिटिव सोसाइटी, उसके बाद होने वाला द स्लेव ओनिंग सिस्टम, उसके बाद है फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, उसके बाद है सोशलिज्म, जो कि अभी के टाइम पे चल रहा है। हालांकि अभी के टाइम पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हर एक कंट्री में फैला हुआ है, अलग अलग तरीके से। हमारी इंडिया और कुछ एक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे दो तरह की इकोनॉमी होती है, वहाँ पे सोशल और कैपिटल दोनों साथ में मिलकर के काम करता है, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। राइट, आपने सुना होगा। लेकिन जो सबसे पहला था वो था प्रिमिटिव सोसाइटी इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय मैन इज नोन एज प्रिमिटिव सोसाइटी। जो पहले के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मैन ने डेवलप किया था, जिसके जरिए जो है पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चला करता था, उसको कहा जाता था प्रिमिटिव सोसाइटी, या फिर हम उसको कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी। दिस सिस्टम लास्टेड फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स एंड केम टू एन एंड अबाउट 6 and 17,000 ईयर्स अगो। ये जो सिस्टम था तकरीबन कई हजार सालों तक के लिए रहा, और इसका जो खात्मा है वो तकरीबन आज से 7 से 8 हज़ार साल पहले ही ख़त्म हुआ है ये सिस्टम। नहीं तो जब से हमारा एग्जिस्टेंस है तब से लेकर के आज से 7 8 हज़ार साल पहले तक प्रिमिटिव सोसाइटी का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वही चला करता था। दिस वॉज द टाइम व्हेन मैन वॉज वेरी वीक एंड हेल्पलेस। ये वो समय था जब व्यक्ति जो है, इंसान जो है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और हेल्पलेस था। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर इन दिस एज वेयर प्रिमिटिव एंड देयर वॉज नो चॉइस ऑफ मैन बट टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। है ना। जो उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट थे लेबर के वो बहुत ही कम थे इस सिचुएशन उस एज में, और उस टाइम पे लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं था कि वो जो है अलग अलग रह करके अपने कामों को कर सके, इसलिए उनको एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट होना पड़ता, तो वो कोऑपरेटिव वे में कामों को करते थे। पीपल हंटेड टुगेदर इन ग्रुप्स एंड लिव्ड कलेक्टिवली ऑन द फ्रूट ऑफ देयर जॉइंट लेबर। ठीक है ना। उस ज़माने में क्या होते थे कि वो लोग जो है आपस में मिल करके हंट करते थे, शिकार करते थे, और फिर जो भी उनको वहाँ से मिलता था फिर वो जो है आपस में खाना पीना जो है आपस में साथ मिल करके करते थे, और उनका जो जीवन यापन है इस तरीके से चला करता था, और उनको टुगेदर हमेशा साथ में रहना पड़ता था। ओवर टाइम व्हेन प्रोडक्टिव फोर्सेस डेवलप एंड मैन लर्न टू डू फार्मिंग, द रिलेशंस ऑफ द प्रोडक्शन स्टार्टेड चेंजिंग। ठीक है ना। लेकिन समय के साथ साथ जैसे प्रोडक्टिव फोर्सेस का आना हुआ, जैसे जैसे लोगों ने फार्मिंग सीखी, मतलब किसानी सीखी, लोगों ने जो है खेती करना सीखा, तो उस वहाँ से जो है एक तरीके से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और वहाँ से जो है चीज़ें जो है बदलनी शुरू हुई। ओके, इन द न्यू सिचुएशन वेयर इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन टू प्रोड्यूस इन एक्सेस चेंजिंग। है ना। एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे इंसान जो है अपने डिमांड से ज़्यादा जो है वो सप्लाई कर सकता था, पैदा कर सकता था। ठीक है। In the new situation where it was possible for a man to produce the excess of what was needed for human subsistence। ठीक है ना, वही बात बोली गई है। The institution of slavery emerged, और यहाँ से जाकर के फिर जो है स्लेवरी आता है। ठीक है, गुलाम जो चीज़ होती है, जो गुलामी व्यवस्था जो होती है वो यहाँ से निकल करके आती है। दिस वॉज द टाइम व्हेन द नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो बिकम एक्सेप्टेबल। ये वो समय था जब जो एक टॉपिक हुआ करता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो चीज़ जो है एक तरीके से निकल करके सामने आई। नहीं तो पहले के टाइम पे पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल के कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी।
बट अब जो है लोग प्रॉपर्टी की बात करने लगे, क्योंकि जब लोगों को लगा कि यहाँ से मेरा इतना धान पैदा हो रहा है, इतना हम खेती कर पा रहे हैं, यहाँ से मेरा इतना बेनिफिट हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़मीन है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। इस तरह की चीज़ जो है वहाँ उस टाइम पे निकल करके सामने आने लगी। दिस वॉज द टाइम when द नोशन, अच्छा ये तो हो गया, विद द एमरजेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्लेवरी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी द क्लासलेस प्रीमेटिव सोसाइटी वॉज रिप्लेस्ड बाई ए क्लास सोसाइटी डिवाइडेड इंटू मास्टर्स एंड स्लेव्स। तो जैसे जैसे सिचुएशन बदला, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्लेवरी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो थॉट है, जो कंसेप्ट है, वो आया, तो वहाँ पे जो प्रीमिटिव सोसाइटी थी वो हट गई, और वहाँ से फिर स्लेवरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया, जहाँ पे जो सोसाइटी है वो दो भाग में बट गया, एक बन गया मास्टर्स का और दूसरा बन गया स्लेव्स का, है ना। उसके बाद दूसरा सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसे हम द स्लेव ओनिंग सिस्टम कहते हैं। देखते हैं। In this system, means of production belong to the individuals who also had control over the labor of slaves। ठीक है ना। इस सिस्टम में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करते थे उसके ऊपर कंट्रोल उसी का होता था जिसके पास स्लेव्स सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, जिनके पास स्लेव्स की संख्या ज़्यादा होती थी। इन द अर्ली पीरियड ऑफ स्लेवरी मास्टर्स ऑल्सो वर्ड अलॉन्ग विद द स्लेव्स। जब स्टार्टिंग में, जब बहुत ही शुरुआत में जब स्लेवरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे जो मास्टर हुआ करते थे वो स्लेव के साथ ही मिल करके काम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जो स्लेव हुआ करते थे सिर्फ वही काम करते थे, और जो मास्टर्स थे वो सिर्फ डायरेक्शन देने का काम वो करते थे। मतलब चीज़ें जो है वो अगली टर्न लेने लगी। पहले जो है लोग साथ में मिल करके काम करने लगे, लेकिन जैसे ही उनका कंट्रोल जो है बहुत सारे लोगों पे पहुंचा, तो उन लोगों ने जो है स्लेव्स को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा, बट इन कोर्स ऑफ टाइम दिस प्रैक्टिस वॉज अबेंडेंड एंड ओनली स्लेव्स वेयर मेड टू वर्क, है ना, जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मास्टर्स जो हुआ करते थे, समय बदलते ही वो जो है एक तरीके से इस प्रैक्टिस को चेंज कर दिया, और सिर्फ स्लेव्स को ही अब काम करना पड़ता था, मास्टर्स कोई काम नहीं करते थे। द मास्टर्स अप्रोप्रिएटेड द होल आउटपुट एंड गेव टू स्लेव्स ओनली दैट मच एज वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर देयर सब्सिस्टेंस। मास्टर क्या करते थे कि जो भी वो पैदा करते थे, जो भी वो अनाज पैदा करते थे खेती करके, उन सारे चीज़ों को वो हड़प लेते थे, और उनको सिर्फ उतना ही मात्रा में चीज़ों को देते थे जितना कि उनको ज़िंदगी गुजारा करने के लिए जरूरत होती है। उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता था, राइट। अंडर स्लेवरी द प्रोड्यूसर्स वेयर invariably slaves had virtually no interest in improving the techniques as they did not improve their lot। ठीक है ना। तो अंडर स्लेवरी जो था उस सिचुएशन, जो प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे वो लाइक टेक्निक के ऊपर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो लोग हमेशा जो है जितनी भी चीज़ें उनके पास आती थी उसके हिसाब से ही वो अपने जीवन यापन करते थे, कभी भी उन्होंने इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचा। ठीक है ना। तो उनका जो तरीका है चीज़ों को करने का वो हमेशा वैसा ही रहा। Okay, improved technology and raising in productivity would have increased only surplus to be appropriated by the masters, है ना। Hence the relation of the production in a society based on slavery became an obstacle for the development of productive forces, है ना। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जो रिलेशन था प्रोडक्शन का, वहाँ पे जाकर के चीज़ें जो है बदलनी स्टार्ट हुई, क्योंकि सोसाइटी में जो लोग प्रोडक्टिव थे, जो लोग कुछ अलग करना चाहते थे, वो उनके लिए रोड़ा बन रहे थे, है ना। तो फिर उस चीज़ को हटाने के लिए एक तरीके से जो है मास्टर्स वाली जो व्यवस्था है उसको ख़त्म करके फ्यूडलिज्म, जिसको सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, वो व्यवस्था जो है एक तरीके से सामने आने लगी, जहाँ पे जो प्रोडक्टिव फोर्सेस थी वो एक तरीके से काम करने लगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा अब लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, वो और ज़्यादा जो है लोगों से काम करवाते थे, और इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे होती थी। Hence, the relation of production in a society based of slavery became an obstacle for the development of productive forces, जो मैं कह रहा हूँ। This contradiction and also the conflict between the interest of the masters and the slaves resulted ultimately in the breakdown of this economic system. The new economic system to emerge thereafter was feudalism। तो ये जो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट था लोगों के बीच में, वो समय के साथ आगे जाकर के जो है जो सिस्टम हुआ करता था, द स्लेव ओनिंग सिस्टम, उसको तोड़ देता है, और एक नया सिस्टम निकल करके आता है जिसको हम फ्यूडलिज्म या फिर सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्यूडलिज्म की। विद द डिक्लाइन ऑफ द स्लेवरी एंड द इमर्जेंस ऑफ फ्यूडलिज्म एन अपॉर्चुनिटी वॉज क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस। जैसे जैसे स्लेवरी का सिस्टम खत्म हुआ, फ्यूडलिज्म का सिस्टम आया, तो वहाँ पे जाकर के जो प्रोडक्टिव फोर्सेस थे उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। अंडर फ्यूडलिज्म लैंड वॉज प्रिंसिपल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट बिलोंग टू द किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द नोबेलिटी। ठीक है। इस सिस्टम के तहत जो लैंड था, वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो लैंड, उसी के ऊपर एक तरीके से इनका कंट्रोल वो करना चाहते थे, और ये सिर्फ उन्हीं को बिलोंग करता था जो कि राजा हुआ करते थे या फिर जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, जो नोबिलिटी हुआ करती थी, सिर्फ उन्हीं के पास जो है ज़मीन का जो है अधिकार हुआ करता था। मतलब अभी जो हम ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, ये चीज़ें जो है पहले नहीं हुआ करती थी, पहले राजा का ही हर चीज़ हुआ करता था।
Okay, the people were actually participated in farm operations, did not own any land and were known as serfs. उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो कोई किसी भी तरह का लैंड जो है वो ओन नहीं करते थे, उनका काम था सिर्फ, जी, तो उनका काम था सिर्फ खेती करना, और खेती करने के बाद उनको सिर्फ उतना ही हिस्सा मिलता था जितना उनको सिर्फ उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको फिर ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है ना? दे वर्क ऑन द लैंड ओन्ड बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड इन रिटर्न दे रिसीव्ड ओनली दैट मच एज वाज एसेंशियल फॉर देयर सबसिस्टेंस। प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स वाज डन बाय आर्टिशियंस एंड हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स लार्जली टू कैटर टू लोकल डिमांड। ठीक है ना? जो प्रोडक्शन हुआ करते थे अदर गुड्स का, उनका उनको बनाने का काम जो एक तरीके से आर्टिशियंस का था, हैंडीक्राफ्ट लोगों का था, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स का था, जो कि लोकल डिमांड को पूरा करने के लिए वो काम को करते थे। इन द कोर्स ऑफ टाइम व्हेन मार्केट वॉज फॉर सच कमोडिटीज एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एडवांस, द नीड फॉर सेटिंग अप फैक्ट्रीज अरोज। ठीक है ना? जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जो है कमोडिटीज़ का डिमांड जो है वो बढ़ने लगा, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ने लगी, फैक्ट्रीज़ का निर्माण होने लगा, है ना? तो फ्रॉम दिस एन इनकम्पैटिबिलिटी डेवलप बिटवीन द रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिव फोर्सेज अंडर फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म के तहत एक तरीके से फिर से फूट पड़ने लगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों को फैक्ट्री डालने के लिए जगहों की जरूरत थी, लोग फैक्ट्री डालना चाहते थे। अब लोग जो है फ्यूडल लोगों के सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रहना चाहते थे, अब वो चीज़ों को फ्री करना चाहते थे। ठीक है? तो वर्कर्स वेयर नीडेड टू बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज एंड देयर सप्लाई वुड नॉट बी फोर्थकमिंग अनलेस सर्व्स वेयर फ्रीड फ्रॉम बॉन्ड्स विद द फ्यूडल लॉर्ड्स। तो जो सर्व हुआ करते थे, जो किसान हुआ करते थे, जो किसानी करते थे, उन सारी चीज़ों के ऊपर उनको फ्री करने की बात की जाने लगी, क्योंकि अगर वो फ्री नहीं होंगे तो फिर फैक्ट्री में काम कौन करेगा, है ना? तो जैसे ही फैक्ट्री की व्यवस्था आई, उनको फ्री करने की बात स्टार्ट हो गई, और फिर धीरे धीरे करके उनको फ्री किया गया, और ये जो फ्यूडलिज्म व्यवस्था है वो धीरे धीरे करके जो है एक तरीके से समाप्त हो गया, और फिर कैपिटलिज्म का स्टार्ट होता है। ठीक है? तो यह मैं फिर से पढ़ देता हूँ। वर्कर्स वेयर नीडेड टू बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज एंड देयर सप्लाई वुड नॉट बी फोर्थकमिंग। उनका सप्लाई पूरा नहीं हो पाता अगर अनलेस सर्व्स वेयर फ्रीड फ्रॉम द बॉन्ड्स, जब तक कि उनको फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ जो उनका बॉन्ड किया हुआ था उस बॉन्ड को तोड़ा ना जाए, उस बॉन्ड को ख़त्म ना किया जाए, तब तक वो फ्री होकर के फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकते थे। Right? Therefore, the capitalists, in their own interest, encouraged serfs to fight for their freedom, which ultimately resulted in the downfall of feudalism. तो क्या हुआ उस टाइम पे, जो कैपिटलिस्ट हुआ करते थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सर्फ के इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया, और सर्फ को कहा कि आप, मतलब सर्फ मतलब जो किसान हुआ करते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर में काम करते थे, उनको कहा कि आप अपने फ्रीडम के लिए लड़िए, और आप जब जीत जाएंगे तो फिर आप हमारी फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। और ऐसे ही करके जो है फ्यूडलिज्म, जो सामंतवादी व्यवस्था है, वो धीरे धीरे करके जो है खत्म हो गई, और एक नई व्यवस्था का निर्माण हुआ जिसे कहा गया कैपिटलिज्म। और ये कैपिटलिज्म अभी भी एग्जिस्ट करती है, और यही हमारा अगला पॉइंट है, देख लेते हैं। Capitalism, like the slave system and feudalism, capitalism also rests on the private ownership of means of production and the exploitation of one man by another man. ठीक है ना? तो जिस तरीके से स्लेव सिस्टम काम किया करता था, जिस तरीके से फ्यूडलिज्म काम किया करता था, उसी तरीके से कैपिटलिज्म भी उसी तरीके से प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर काम करता है। मतलब यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट ओनरशिप का होगा, और जो वहाँ पे जो है एक्सप्लॉयटेशन होगा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा। जैसे पहले था वैसे ही अभी हो रहा है, लेकिन आपके पास थोड़े से डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, आपको छूट ज़्यादा मिली हुई है, लेकिन एक तरीके से आपके साथ व्यवहार वही हो रहा है जो उस टाइम पे हुआ करते थे। Under capitalism, the productive forces have registered a spectacular growth, and as a result, there has been a tremendous increase in the productivity of labor. तो कैपिटलिज्म के अंदर क्या हुआ, प्रोडक्टिव फोर्सेस जो है बहुत ही तेज़ी के साथ रजिस्टर्ड किया उन्होंने, कि एक बहुत ही स्पेक्टाकुलर ग्रोथ, बहुत ही तेज़ी के साथ वो लोग जो है उस ग्रोथ को वो देख रहे थे कि ट्रेमेंडस जो है उसमें ग्रोथ हो रहा था, और आने समय के साथ साथ जो है जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो एक इशू बन गई लोगों के लिए। आपको पता है कि अमेरिका में लेबर बहुत कम मिलते हैं, तो फिर वो इंडिया से या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से लेबर्स को लेकर के जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते में जो है काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राइट, तो ये इशू जो है निकल करके सामने आने लगी। इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम द प्रोडक्शन इज लार्जली डन ऑन द फॉर द मार्केट। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो लार्जली जो है मार्केट के लिए किया जाता है। इन द अर्लियर फेज कैपिटलिज्म वाज कॉम्पिटिटिव, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम बिग कॉर्पोरेशंस हैव सक्सीडेड इन एलिमिनेटिंग द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना? तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है पहले सिर्फ मार्केट के लिए किया जाता था, और जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे कैपिटलिज्म में जो कॉम्पिटिटिव था, कैपिटलिज्म कॉम्पिटिटिव है, लेकिन अभी के टाइम पे कैपिटलिज्म इतना बड़ा हो चुका है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो छोटे छोटे प्लेयर्स को, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स को वो खरीद लेते हैं, हटा देते हैं। जैसे अमेजन, जैसे वॉलमार्ट ने हमारे यहाँ पे फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, आपको पता ही होगा, राइट?
तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। उसके बाद है देखो, एलिमिनेटिंग द स्मॉल प्रोड्यूसर, इट इज़ द रीजन वाई इन द प्रेजेंट डे कैपिटलिस्ट सिस्टम इज अ स्मॉल नंबर ऑफ बिग प्रोड्यूसर्स हैव कंट्रोल ओवर द मेजर पोर्शन ऑफ द सप्लाई इन ईच लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसी बात की बात जो है रवीश कुमार भी करते हैं कि इंडिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ 1% लोगों के पास इंडिया की 70% जो है वेल्थ है। इंडिया का जो टोटल वेल्थ है उसका 70% हिस्सा सिर्फ इंडिया के 1% व्यक्ति के पास है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था कितनी बुरी है। यहाँ पे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वोट तो सबको इक्वल देने के लिए कहा गया है, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं वो इक्वली सबको नहीं मिलते हैं। बेनिफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट जो है वो मिल पाता है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली द लेबर पावर ऑफ वर्कर्स हैज बिकम अ कमोडिटी एंड दिस एनेबल्स द ओनर्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू एक्सप्लॉइट लेबर। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बात बोली जाए, जो लेबर पावर है वर्कर्स का, वो आगे जाकर के एक कमोडिटी बन जाता है और ये एक तरीके से एनेबल करता है कि वर्कर जो है अपने लेबर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है। आपको पता होगा कि बहुत सारे लेबर जो है 7,000 8,000 रुपये महीने पे भी 12-12 घंटा जो है दिन का काम करते हैं, है ना। क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है इंडस्ट्रियल फोर्सेस के द्वारा। In fact, the capitalist system is based on class distinctions, है ना। On one side there are capitalists owning machines, buildings, raw materials and all other means of production, and on the other side there are workers having nothing except their labor power. यहाँ दो तरीके का क्लास बन गया है कैपिटलिज्म में। एक ऐसे कैपिटल है जिनके पास मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो उनके पास होने चाहिए, और दूसरी साइड सिर्फ और सिर्फ लेबर है और उसका पावर है। ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ दीज टू क्लासेस आर इनकम्पैटिबल एंड रिजल्ट इज व्हाट इज नोन एज क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना, यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। द क्लास कॉन्फ्लिक्ट वंस इट गेट्स शार्पेंड द एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन द डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म। और जैसे जैसे ये चीज़ें जो हैं बढ़ती हैं, जैसे जैसे क्लास के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, जो डाउनफॉल है कैपिटलिज्म का वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है। एंड द न्यू सिस्टम विच इन द बिल्ड देयर आफ्टर इज सोशलिज्म। और आगे जाकर के फिर एक नया सिस्टम निकल करके आता है जिसे हम कहते हैं सोशलिज्म। यू विल लर्न मोर अबाउट द कैपिटलिज्म लेटर इन दिस यूनिट। ये तो अलग बात हो गई। तो आगे जाकर के फिर जो है सोशलिज्म निकल करके सामने आता है, जहाँ पे बात बोली जाती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा उसका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति के पास। ओके। अब बात कर लेते हैं सोशलिज्म की। तो सोशलिज्म में कहा गया है कि सोशलिज्म इज कंसीडर द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कैपिटलिज्म। वन डज नॉट फाइंड कन्फ्लिक्टिंग क्लासेस एग्जिस्टिंग टुगेदर अंडर सोशलिज्म। कहा जाता है कि जो कन्फ्लिक्टिंग क्लासेस हुआ करते थे वो सोशलिज्म के अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेंगी। दिस सिस्टम डज नॉट इमर्ज फ्रॉम कैपिटलिज्म। ये जो सिस्टम है ये कैपिटलिज्म से इमर्ज नहीं हुआ। इनफैक्ट इट हैज़ टू बी बिल्ड इन प्लान्ड मैनर। इनफैक्ट इसको जो है तैयार किया जाता है एक प्लान्ड मैनर में। अंडर सोशलिज्म ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली बिलोंग टू द स्टेट, मतलब कंट्री। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो किसी एक कंट्री के हाथ में होगा। एंड दस देयर इज अ सोसाइटी ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर सोशल ओनरशिप होगी, मतलब हर एक व्यक्ति का उस चीज़ के ऊपर अधिकार होगा। लेबर पावर इन एन सोशलिस्ट सोसाइटी इज नॉट अ कमोडिटी एंड देयर फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स कम्स टू एन एंड। जो लेबर पावर होता है सोसाइटी का वो कोई कमोडिटी नहीं होती है। इनका ये मानना है, सोशलिस्ट लोगों का ये मानना है कि जो लेबर पावर होता है वो एक कोई कमोडिटी नहीं है जिसको आप खरीद सकते हो, जिसको आप एक्सप्लॉयट कर सकते हो। राइट। तो इसी चीज़ के वजह से जो है जो एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर्स का वो जाकर के खत्म होता है। आपने कार्ल मार्क्स की बात आपने सुनी होगी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो सोशलिज्म है वो ज़्यादा अच्छा है ना। मार्क्सिस्ट व्यवस्था जो होती है, सीपीएम जो है, उनका जो मानना है वो यही है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट के पास होना चाहिए, ना कि किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के पास। लेकिन देखो हर एक चीज़ का फ़ायदा नुकसान है। कैपिटलिज्म का भी अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान है। आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले लो, इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना। साउथ कोरिया का एग्जाम्पल ले लो, जापान का एग्जाम्पल ले लो। दो शहर पे उसके बम गिराया गया, परमाणु बम गिराया गया, लेकिन अभी भी जीडीपी के मामले में वो तीसरे या चौथे नंबर पे है जापान। सोचो इतना छोटा देश लेकिन कहाँ पे है वो। तो वो कैपिटलिज्म ही अपनाता है। तो कैपिटलिज्म के अपने फ़ायदे अपने नुकसान है, सोशलिज्म के अपने फ़ायदे अपने नुकसान है। और हमारा जो कंट्री है यहाँ पे सोशलिज्म कैपिटलिज्म दोनों साथ में मिलकर एग्जिस्ट करता है। ओके। सो लेबर पावर इन सोसाइटी इज नॉट अ कमोडिटी। अच्छा ये तो मैंने कह दिया। प्रोडक्शन इज कैरिड आउट विथ अ व्यू टू फर्दर द वेल बीइंग ऑफ अ पीपल रादर देन मैक्सिमाइजिंग प्राइवेट प्रॉफिट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स।
तो जो प्रोडक्शन है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो पीपल है उसका वेल बीइंग को अच्छा तरीके से बढ़ाया जा सके, और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज किया जा सके हर एक इंडिविजुअल का, ना कि किसी एक व्यक्ति का, है ना। इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी रोल ऑफ मार्केट इज लिमिटेड। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो मार्केट है उसका रोल जो है काफ़ी लिमिटेड होता है। एंड ग्रेट रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन द इकोनॉमिक प्लानिंग, और इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। विच समटाइम्स गिव राइज टू ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड करप्शन, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, जैसे कि इंडिया में होता है। आपको पता है कि हर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में करप्शन जो है वो होता है, ठीक है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी जो है एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से हो सके। हमारा टॉपिक का नाम था वेरियस फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखो अपना। टाटा बाय बाय।